नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। चुनाव के दौरान क्या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख एजेंडा हो गया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां किसान आंदोलन ने जाति, समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर किसानों को एकजुट कर दिया है और हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित होता नजर आया। लेकिन कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि हम सब एक हों। मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार में दंगा, पलायन को मुद्दे जो हैं खूब जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि देश का एक वर्ग रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की तरफ से प्रस्तावित की गई जेड सिक्योरिटी लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें गोली लगती है तो कबूल होगा, लेकिन सुरक्षा के बीच घुटन में जीना नहीं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उससे पहले आपको सुना देते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। और उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अपराधी प्रदेश छोड़ने की बात करते थे, लेकिन यह घटना निंदनीय है। सपा ने विकास के लिए कई काम किए, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री को नफरत से लगाव है, इन्हें किसी से लगाव नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ये बहुरंगी गठबंधन है, लाल सपा का है, रालोद के साथ इस बार सफेद भी है, वहीं अंबेडकरवादी नीला रंग भी है। इस बार एक रंगी लोगों को हराएंगे। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। जहां ये क्षेत्र चौई चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी का कम क्षेत्र रहा है, बहुत काम किया उन लोगों ने। हम तमाम बड़े लोगों को जिनका योगदान रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने में, मैं सबको याद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में, जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, भाईचारा को बचाने का, और मैंने कई बार कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है? दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद राजनीति जो है वो गरमा गई है। खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, तमाम लोगों का ये कहना है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है, या कई लोग ये भी कह रहे हैं ओवैसी ने खुद भी किया सकता है। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए हैं
उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जो पकड़ा गया वो ऑलरेडी पहले से तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ वो फोटो खिंचवाता नजर आया है। और उसका कहना है मैं असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान थे उससे खासा नाराज था, मुझे उनके बयान पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने इस तरह का जो घटना थी उसको अंजाम दिया। लेकिन अगर पिछले चुनावों की बात करें, चाहे 2017 की बात करें या 2014 की बात करें, 19 की बात करें, हर बार चुनावों में धर्म का रंग दिया जाता है, जाति का रंग दिया जाता है, वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है। हमने पिछले चुनावों में भी देखा शमशान कब्रिस्तान का भी जिक्र होता है। कोशिश होती है कि किसी भी तरह जो चुनाव है पोलराइजेशन की तरफ जाए। अब जो जिक्र ओवैसी ने किया है, रेडिकलाइजेशन से हम पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये माने। और इस बात को भी उन्होंने कहा कि जब कोई फेसबुक पे पोस्ट लगा देता है जो मैच के दौरान किसी टीम की तारीफ कर देता है, उस पर आप यूपीए लगा देते हैं, लेकिन ये जो लोग पकड़े गए इन पर यूपीए लगाने से सरकार क्यों बच रही है? कहीं ना कहीं ये जो उन्मादी है, जो युवक पकड़ा गया है, क्या उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? और क्या अब हम चुनाव में ये देखेंगे कि अब जो ये शुरुआत हुई है गोली चलाने के बाद जो माहौल बनाया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति पर गोली चली है, किसी एक विचारधारा के युवक ने ये गोली की घटना को अंजाम दिया, क्या इसको हम सबसे जोड़ देंगे? और क्या अब जो चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसी ओर बढ़ चला है? जो वर्ग विशेष हैं, कोई जाटों को साधने की कोशिश कर रहा है, कोई मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहा है, कोई इन दोनों को साधने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो जब सबसे पहले कैराना पहुंचे और लोगों से मुलाकात की, जो पलायन का दंश झेल चुके हैं, उसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा गया कि शुरुआत जो अमित शाह कर रहे हैं कैराना से कर रहे हैं, एक मैसेज संदेश देने की कोशिश है कि कैराना में जो उन्होंने पलायन किया उनके सबसे बड़े हितैषी हम थे। मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ वहां पर जो गलत हुआ एक वर्ग विशेष के साथ, उसके साथ हम खड़े रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि वो जो वोट बैंक लगातार उसका समर्थन करता आया है, चाहे 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, एक बार फिर से वो माहौल बना रहे। इसी पर हम अपनी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। और एआईएमआईएम के प्रवक्ता नासिर खां भी जुड़ गए हैं। नासिर भाई, आपका भी स्वागत है। अनिल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ बिलाल सब्जवारी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल भाई, आपका भी स्वागत है। अब चर्चा की शुरुआत संजय चौधरी आपसे ही करेंगे। ये जो हमला ओवैसी पर हुआ है, अब इसको एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक माहौल बनाया जाए, या फिर आम घटना की तरह से देखें? कैसे देखें? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये तो याद है कि ओबीसी साहब के छोटे भाईजान का एक बयान था कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा ली जाए तो इस देश के हिंदुओं का क्या होगा। ये बयान ओबीसी साहब के भाई का था। चलिए, दूर का बयान था। ओबीसी साहब उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वो बहराइच में जाते हैं, और बहराइच में जो सालार जंग की मजार पर जाकर वो एक चादर चढ़ाते हैं, और उसके पीछे मैसेज साफ था कि सालार जंग वो आतताई था कि जिसने दिल्ली से लेकर और बहराइच तक सारे के सारे धर्मस्थलों को तोड़ने का उन पर आरोप था, और सुहेल देव के साथ उनका संघर्ष होता है। और ऐसे व्यक्ति को जो आतताई था, आतंकी था, संस्कृति को तोड़ने वाला था, हिंदुओं के विरुद्ध अपराध करने वाला था, वैमनस्यता फैलाने वाला था, ऐसे व्यक्ति के को महिमा मंडन करना, उस पर जाकर चादर चढ़ाना, मतलब बात। तो कुल मिलाकर संजय जी, आप इस बात का समर्थन करते जो घटना हुई है? नहीं, ये मैंने कहा। नहीं, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि उनके भाई इस तरह का बयान देते हैं, उन्होंने ये किया है, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इसलिए ये जो हुआ ठीक है,
इसे ठीक माने? नहीं, ये मैंने लोग कहा, ये शब्द आप मेरे मुंह में क्यों घुसेड़ रहे हैं? ये आप ही कह रहे हैं ना, उनके भाई ने बयान दिया था। आप इस घटना को उस पुराने बयान से जोड़ रहे हैं। नहीं, आप मैं आपके मुंह में नहीं घुसेड़ रहा, लेकिन आपने इस घटना को सीधे उनके भाई के बयान से जोड़ दिया। चौहान साहब जो जैसा बोएगा उसको वैसे ही काटने को मिलेगा। अगर आप लोगों में ये भड़काएंगे, आतंक फैलाएंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश आने के बाद सालार जंग की मजार पर चादर चढ़ाने के पीछे क्या मैसेज होता है? आप बता दीजिए मुझे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गौर और सचिन का जिक्र कर रहे हैं। 2013 में जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, वो कहां तक सही है? अरे 2013 की बात आप 2022 में क्यों कर रहे हैं? आपने जो विकास कार्य किए हैं उस पर जाकर वोट मांगे ना। अमित शाह जो कैराना के पलायन कर चुके लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या वो पहले नहीं कर सकते थे? चुनाव के बीच में ही जाना था, शुरुआती वहां से करनी थी। क्या माइलेज लेने की कोशिश है, जैसे 14 में लिया, 17 में लिया, 19 में लिया? आप देखिए ना, यही डिफरेंस है दोनों सरकारों के बीच में। तब कैराना की स्थिति क्या थी? भागते हुए लोग थे, बिलबिलाती हुई महिलाएं थी, रोती हुई बच्चियां थी, अपराध वहां चरम पर था और व्यवसाय खत्म हो गया था। आज कैराना कैसा है? आज कैराना में व्यवसाय हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां पनाह मांग रही हैं, वो सुरक्षित है वहां पर। ठीक है, सर आएंगे आपके पास। और भी लोग हमारे साथ हैं। नासिर खान हमारे साथ बने हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। नासिर भाई, जैसा कि संजय भाई कह रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का, तो फूल कहां से होए, और उनके जो भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने काफी साल पहले एक भाषण दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, तो देखिए। पहले तो मैं सबको नमस्कार। मैं एडवोकेट नासिर, पूर्व अध्यक्ष हूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मैं अपने संजय भाई की एक बात का पहले जवाब दे दूं। शायद आपको याद नहीं है कि जो मुकदमे के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जिस एलिगेशन में, उसमें अकबर साहब कोर्ट से बरी किए गए हैं। आप उस एलिगेशन को अब आप दोबारा ना कहें तो ज्यादा बेहतर। और जो जिसमें आपने कहा हिंदू वर्ड्स, अगर आप ये पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, अगर हिंदू वर्ड्स उसमें हो, आप तोड़ मड़ोड़ कर बोलने की आपको आदत पड़ चुकी है, नफरत फैलाने की। मैं एक बिल्कुल स्पष्ट बात कर दूं कि मेरे लायक दोस्त ये बताएं, क्या किसी भी राजनेता पर, मैं किसी भी पार्टी, किसी भी समुदाय के, क्या ये उचित है या नहीं? और दूसरी बात, सबसे अहम चीज है, जिस लड़के का जिक्र आता है, सचिन और शुभम, इनका इंटेंशन क्या था? ये आए क्यों? इन्होंने हमला क्यों किया? इसके पीछे कौन है? चलिए आपकी बात मान ले रहे हैं, आपकी बात सही मान ले रहे हैं, लेकिन करने वाला कौन है? ये बात का पता चलना चाहिए। सचिन भाई, आप लेकिन नासिर भाई, जो युवक पकड़ा गया है सचिन, उसके कहने, वो ये कह रहा है कि वो जो मैं उनसे काफी खफा था, उनके बयानबाजी से, उनका जो उनकी शैली थी आक्रामक थी, बहुत हमारे धर्म के विरोध में बयान देते थे, तो मैंने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, उनको एक संदेश दिया है, मैंने नीचे गोली मारी है, उनकी जान लेने का मेरा इरादा नहीं था। वो तो ये बोल रहा है, वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि मुझे आपसे फिरौती चाहिए, मैं आपको डराऊंगा। फिल्मों में अक्सर देखता हूं कि लोग फिरौती के लिए लोगों को डराते हैं, गोली मारते हैं कि आप इसकी फिरौती हमको दीजिए। तो इसके पीछे की बात तो क्लियर होना चाहिए। सचिन ने, आप जिस बात की आपने मुद्दा उठाया कि मैंने अकबर साहब के इस बयान के वजह, अरे वो कोर्ट में खत्म हो चुका है, और आप जिस शख्स के ऊपर गोली चला रहे हैं, सांसद में उसे सांसद रत्न दिया गया है। आप एक बात तो, क्या मुझे अपनी बात कहने का भी हक नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा राइट है। मेरी कोई ऐसी बात है जो किसी समुदाय को ठेस पहुंचाती हो, किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाती हो? आप केवल इतना बताइए कि मेरे भाई, क्या ये उचित था? किसी भी राजनेता, मैं कह रहा हूं आदरणीय मोदी जी के ऊपर हमला हुआ, जैसा आपने बताया, जो कि हुआ नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अफसोस जाहिर किया कि किसी भी राजनेता, किसी भी वर्ग का हो, उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, उसके साथ ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। क्या ये उचित है? आप अपनी जबान से कहिए कि हाँ उचित है कि नहीं उचित है। आपका इंटेंशन तो ये जाहिर कर रहा है कि हाँ ठीक है, तो आप तो अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, सिर्फ आप इस बात पे गौर करें, क्या ये किसी भी नेता पर या किसी भी पब्लिक के आदमी पर ये हमला होना जायज है या नहीं जायज है? इस बात को आप कहें। ठीक है, आएंगे नासिर भाई, आपके पास भी आएंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। अतहर नईम हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अतहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
अतहर जी, जो घटना हुई है, अब इसको लेकर जैसा ओवैसी ने आज लोकसभा में कहा, रेडिकलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, क्या ये वाकई में ये स्थिति आ गई है? अगर चुनाव को एक किनारे कर दें तो ये सही दिशा में देश का युवा जा रहा है? देखिए, आपका प्रश्न और आपका शीर्षक दोनों में बहुत सी भिन्नताएं हैं। आपका शीर्षक है कि ये सब सियासी हमले हैं, और आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या युवा गलत दिशा में जा रहा है या सही दिशा में जा रहा है। निश्चित रूप से दुर्भाग्य से आज का युवा जो बड़ी संख्या में गलत दिशा की ओर चलाया गया, जा नहीं रहा, चलाया गया, हाँका जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, उत्प्रेरित किया जा रहा है, उसे ढकेला जा रहा है कि ऐसा करो। लेकिन ये जो घटना है, मेरा स्पष्ट मत कल ही से है, जब भी मेरी अपने लोगों से या मीडिया से बात हुई कि एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत नीचे गोली मारी गई, गेट के निचले हिस्से में। आज आपकी रिपोर्ट से अभी ये बात साफ हुई है कि शायद उस लड़के ने भी कहा है कि मैंने जानबूझकर नीचे मारा। हो सकता है बाद में उसको खुद समझ में आया और समझाया, हत्या की साजिश होती तो सीधे मारता। और जबकि इनके भाई की तकरीर को कह रहा है तो बहुत साल पुरानी बात है, तब कई साल पहले इस बच्चे की उम्र भी कम रही होगी। आज प्रेरित हुआ, आज वो आक्रोश जागा उसका। ये सब 2022 के चुनाव में भाजपा के हारने के भय से कराया जा रहा है। तयशुदा कार्यक्रम है कि वोटों का बंटवारा हो जाए। पश्चिमी यूपी सहित मध्य यूपी, पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड आदि सब में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से सरकार से हार रही है। 100-125 सीटों के आसपास इनको आकलन मिल रहा है, बहुत घबराए हुए हैं। तो अंत में इनको ओवैसी का सहारा मिला, इन्होंने ये कांड कराया। आप तो सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दे रहे हैं। इस लड़के ने जो घटना करी है, इसने बीजेपी के नेताओं को संरक्षण है। बिल्कुल, संरक्षण और षड्यंत्र दोनों है, ये षड्यंत्र के मास्टर है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं बिलाल सब्जवारी भाई। बिलाल भाई, कैसे देखते हैं जो ये घटना हुई है, जो रंग इसको दिया जा रहा है, क्या ये माने कि हम पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जब ये घटना घटित हुई थी तो प्रथम दृष्टया ये लगा था कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। लेकिन जो अब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जिस तरह के सबूत प्राप्त हुए हैं पुलिस को, उससे ये साबित होता है कि ये आपराधिक घटना कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई है। तो सांप्रदायिक माइंडसेट जब अपराधीकरण की तरफ बढ़ता है तो तब इस तरह की घटनाएं होती हैं लोकतंत्र के अंदर। और ये पहली घटना नहीं है। गांधी से लेकर और केजरीवाल और देश के बड़े बड़े नेताओं पर इस तरह के हमले होते रहे हैं। किसी पर स्याही फेंकी जाती है, किसी पर जूता फेंका जाता है, किसी को गोली मारी जाती है और किसी को धमकाया जाता है। दरअसल देश के अंदर जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, वो जब एक क्रिमिनल माइंडसेट के ऊपर प्रभावित होती है तो वो उसकी सहिष्णुता को खत्म कर देती है और वो आदमी अपना टेम्पर लूज करने लगता है। तब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। ये बात सही है कि ओवैसी साहब ने इस इशू को पार्लियामेंट में आज लोकसभा में उठाया और इसकी तरफ इशारा भी किया कि ये रेडिकलाइजेशन, जो राइट विंग फोर्सेस हैं, जो समाज के अंदर एक सांप्रदायिक वातावरण पैदा करके युवाओं का जो टेम्परामेंट है उस पर प्रहार करते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से। तो ये एक तरह का एक पूरा एक माया जाल है जिसमें युवा भटक जाता है और मौजूदा परिस्थितियों में ये इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है कि इस टाइप के माइंडसेट जो पहले कॉम्युनलाइज किए जाते हैं फिर क्रिमिनलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, इनका एक मनोवैज्ञानिक इलाज होना चाहिए और देश के नेताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब इस तरह के माइंडसेट समाज के अंदर, सोसाइटी में पैदा होते हैं तो वो एक सभ्य समाज के अंदर आतंक पैदा करते हैं। इस तरह के जो माइंडसेट्स के जो लोग हैं वो कहां से रहे, क्यों आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने अनिल सिंह। अनिल जी, जैसे कि आज घटना हुई है, अब इसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों का यह कहना है कि बीजेपी की साजिश हो सकती है। कुछ लोगों का यह कहना है ऐसे तमाम युवा वर्ग हैं जो टीवी पर, फोन्स पर इस तरह के
भाषण देखते हैं, कई ऐसे नेता हैं जो आक्रामक भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं, कई फायर ब्रांड नेता हैं तमाम पार्टियों में, किसी एक पार्टी के नाम नहीं लूंगा मैं यहां पे। क्या उनसे इंस्पायर होकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और कहां तक ये उचित है? क्या इस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? तमाम पार्टियों को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो भी फायर ब्रांड नेता हैं, जो भी आक्रामक शैली के हैं, जो भी आग उगलने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, उन पर रोक लगाई जाए। नहीं, बिल्कुल सही, ये घटना निंदनीय है, लेकिन ये घटना कमलेश तिवारी के घटना की तरह ही एक परिणति है। जिस तरह कुछ लोग कमलेश तिवारी की हत्या कर दिए थे कुछ वर्ग के युवा, उस तरह अब हिंदू वर्ग का भी एक युवा वर्ग जो है अब आक्रामक हो रहा है। अभी जो ये घटना है, ये घटना जिस तरह से गोली मारी गई है वो हत्या करने के उद्देश्य से तो नहीं मारी गई है, वो मैसेज या संदेश तो देने का उद्देश्य हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घटना जो है ये एक वर्ग अब तक आक्रामक रहा है, उसके अपोज में अब दूसरा वर्ग भी खड़ा हो रहा है। जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी सिर्फ बयानबाजी और भाषण के उस पे, उस तरह अब दूसरा वर्ग भी अब प्रतिक्रिया कर रहा है। तो इसे उचित तो नहीं माना जाएगा, लेकिन समाज के लिए, राजनीति के लिए ये अच्छा नहीं है, ये संदेश अच्छा नहीं है। जैसा आपने कहा राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कारण हो सकते नहीं हो सकते ये तो चर्चा का विषय है, और इसके पीछे क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या अब इसको लेकर राजनीतिक और तेज हो जाएगी? अब एक जो माहौल बनाने की कोशिश है किसी भी पार्टी की, वो माहौल बनेगा? ये देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक का वक्त है, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। जाना तो सबसे बड़ा बोझ का होत है, कर्जा का बोझ। ना आदमी सो पात है, ना खा पात है, ना इज्जत से सर उठा के चल सकत है। अरे ये तो भला हो जो भाजपा आई और हमारे जैसे 86 लाख किसानों को कर्जा की माफी दिलाई। जो सबकी थाली में रोटी पहुंचात है, उसको इज्जत की रोटी खिलाई। अरे किसने तुम्हारा उपयोग किया और कौन तुम्हारे लिए उपयोगी है, खुद ही हिसाब लगा लो। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर। हमले के बाद अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से, और इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। तमाम लोगों का कहना है कि बीजेपी की साजिश है, कुछ लोगों का कहना है असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ही ये हमला कराया है, और कुछ लोगों का कहना है कि एक माहौल बनाने की कोशिश है। एक बार फिर से चुनाव का वक्त नजदीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हो रहे हैं एक बार फिर से, तो एक बार कोशिश है एक बार फिर से कि कम्युनलिज्म की तरफ चुनाव जाए और इसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिले। इसी पर हम चर्चा करें। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता संजय जी हमारे साथ बने हुए, संजय जी के पास ही आएंगे। संजय जी, ब्रेक से पहले जैसा कि आपने जो शुरुआत की, किसी तरह का कोई खेद प्रकट नहीं करना, कोई संवेदनाएं प्रकट नहीं करना, एक सांसद है, बड़े नेता के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पहचान है, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। जनता ने चुनकर लोकसभा में भेजा, इससे डिनाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमला हुआ, सबसे पहले तो आपको हमले की निंदा करनी चाहिए, उसके बाद आपको अपनी बात कहनी चाहिए कि साजिश है कि नहीं है कि क्या है। संजय जी, देखिए, आपने मुझसे सवाल किया था कि ये घटना ये ठीक है कि नहीं है। आपने मुझसे ये तो सवाल किया नहीं था। तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो मैं तय करूंगा ना। आपने कहा ये घटना क्यों हुई, तो क्यों हुई, तो ये भाई अगर ये घटना हुई हो तो इसके पीछे कोई बेसिक रीजन रहे होंगे। तो बेसिक रीजन में जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, 12 घंटे से भी कम समय में जिसको पकड़ लिया गया, पकड़ के उसको इंट्रोगेशन हुआ, इंट्रोगेशन में उसने कुछ बताया, जो बताया उसके आधार पे ही तो हम और आप चर्चा कर रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि इनके बयानों के आधार पर उसने जो क्रिया की है वो क्रिया की है। तो आपने जो पूछा मैं उसी का उत्तर दे रहा था। आपके कोई मन में, अंतर मन में कोई सवाल अगर समाया हो तो वो आप मुझसे पूछे तो वो बेहतर होगा। नहीं, जो युवक है उसको लेकर जो सवाल सामने आ रहे हैं, उसके बड़े बड़े राजनेताओं के साथ फोटो हैं,
तो इसे क्या माने? क्या माने, आजकल तो सोशल मीडिया का युग है। आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के फोटो हो सकते हैं, कल को कोई क्या करेगा तो उसका तो उत्तर नहीं मिल सकता। लेकिन निश्चित रूप से उसने प्रतिक्रिया में ये काम किया है और वो बता रहा है कि हमने इस काम को ऐसे किया है, तो उसका जो कॉज है वो पता चल रहा है कि उसने उस अपराध के पीछे उसका क्या कॉज था, उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। वो तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बता रहा है, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है, तो ये माने बीजेपी की जो विचारधारा है वो ये है जो इसकी विचारधारा है। नहीं, उसने आपको बताया या कोई वीडियो आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चले जाइए, अगर आपके पास वक्त है आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जा सकते हैं। तमाम बड़े नेताओं के साथ उसके अभी के फोटो नहीं, पुराने फोटोज हैं। नहीं, पुराने फोटो होंगे, वो पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई समर्थक हो सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता है या नहीं है ये तो अभी तय नहीं है ना। तो उसका जो कृत्य है वो किसी के रिएक्शन में है, कोई वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है। भाई आप एक चैनल के मालिक हैं, चैनल के अंदर आप कुछ करें, चैनल के भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तरह से पुरजोर तरह से खिलाफत क्यों नहीं कर रही है? जो घटना हुई है इसकी खिलाफत पूरी तरह से बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? सरकार को करनी चाहिए ना। ऐसे अगर कोई किसी टीम की तारीफ कर देता है, कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ट्विटर वॉर शुरू हो जाता है छोटी सी घटना को लेकर, लेकिन इस पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसको क्या समझे? चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। इसमें इसको पॉलिटिकल क्यों मानना? एक घटना हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 घंटे से पहले उस इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर, सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है, इसको पॉलिटिकल नहीं मानना? कमाल करते हैं भाई साहब। अतर भाई जवाब दीजिए। ठीक है अतर भाई, क्या एक छोटी घटना माने जो हुई है कल? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसको मैं घटना ही नहीं मानता। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ दिलाने का एक टूल है, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को पहले लाभ देता रहा। अब नहीं होने वाला कि क्रिया की प्रतिक्रिया करो और हम जीत जाएं, आ जाएं। काम तो इन्होंने 8 साल केंद्र की सरकार, 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, कानूनी पक्ष से देखें, लॉ एंड ऑर्डर का क्या देखें तो बहुत कुछ छेद इसमें नजर आता है। लेकिन सीधे सीधे ये दिखाई देता है कि तुरंत उस लड़के को पकड़ा जाना, कि कहीं ऐसा ना हो कि आक्रोशित होकर जनता उसको पकड़ ले, और उसका ये बयान देना, उसका सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम ना उठना, कोई ऐसा बयान तक ना आना। उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि किसी टोल प्लाजा पर, हाईवे पर हर जगह पुलिसिंग है? अगर कानून व्यवस्था का भय हो तो ये सब ना हो। वो कैसे आया, क्यों किया, और इतने साल पुराने किसी वक्तव्य पर, और उस वक्तव्य में क्या ओवैसी जी ने तब निंदा की थी अपने भाई की, तो ये भी दोषी हैं और वो भी दोषी हैं। जो भी घृणा और नफरत की बात को बुलंद करता है, चाहे वो किसी पक्ष का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, वो सब के सब निंदा के पात्र हैं और भारत के समाज को बांटने और दूषित करने का काम करते हैं। हम सब इसकी निंदा करते हैं। ये एक सियासी षड्यंत्र था जिसको पब्लिक ने ग्रहण नहीं किया। आपने ध्यान किया होगा चौहान साहब कि क्या इस कल जो घटना बताई जा रही है उसके बाद किसी जगह स्वतः स्फूर्ति, मैं उनके दल या उनके समर्थकों में नहीं कह रहा हूं, स्वतः स्फूर्ति लोगों में लगा? नहीं लगा ना। जब नहीं लगा तो भारतीय जनता पार्टी का ये पटाखा भी फुस्ट हो गया, और पहले चरण का चुनाव जो पश्चिमांचल में हो रहा है उसमें बुरी तरह से हार रही है, अगले चरणों में भी हारेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी हार के डर से अभी और क्या क्या षड्यंत्र करेगी, ये समाज को सचेत रहने की आवश्यकता है। बिलाल भाई हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल भाई, क्या ये माने जो घटना हुई है एक चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश है? कि अभी तक ये लग रहा है कि आरएलडी सपा गठबंधन जो है बनाम बीजेपी, इन्हीं दोनों के बीच चुनाव चल रहा है, कोशिश त्रिकोणीय हो जाए तो उसका फायदा किसी एक को मिले, या फिर अगर हमें कम मिले तो उसको भी कम मिले, उसको ज्यादा माइलेज ना मिले? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी बड़ी हैसियत की पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में कि वो चुनाव को त्रिकोणीय कर दे। लेकिन चुनाव को पहले से ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में दहकाया गया है, और ये दहकाने का काम खुद उत्तर प्रदेश के
सत्ता में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने किया है। ये बार बार बताने की बात नहीं है, इस पर 1000 बार डिबेट हो चुकी है। सवाल ये है कि आप इस लोकतंत्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस लोकतंत्र में बाइफर्केशन चाहते हैं? इस लोकतंत्र के अंदर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां को आप अपने हाथ से खो देना चाहते हैं? या इस लोकतंत्र के अंदर एक बेचैनी या अफरा तफरी चाहते हैं? जब तक देश के शीर्ष नेतृत्व किसी भी पार्टी के हों, अब पॉलिटिकल ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुसंख्यक हिंदू बनाम अल्पसंख्यक हिंदुओं का हो गया है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के पाले में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक हिंदू जनता जिसे कहना चाहिए वो एक विपक्षी भूमिका में है सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो उस बहुसंख्यक हिंदुओं के सेंटिमेंट कलेक्टिवली सत्ता पक्ष के खिलाफ ना हो, इसलिए ध्रुवीकरण का तड़का लगाया जा रहा है। ये साफ जाहिर है। और रहा असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो उन्होंने यूएपीए लगाने की बात कही है, तो वो सरकार पर एक प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं जेड सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये उनका निजी निर्णय हो सकता है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं ये मैच्योर निर्णय नहीं है। उनको सिक्योरिटी मेंटेन रखनी चाहिए, सिक्योरिटी दी गई उसको सिक्योरिटी लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना उनके साथ हो कोई घटना जो केजरीवाल के साथ हुई थी 2-3 बार कि उन्होंने बाद में बिलाल भाई उन्होंने बोला है कि मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दीजिए, मुझे जेड श्रेणी की ऐसा ना हो कि केजरीवाल ने मना किया था लेकिन उन पर हमले बार बार होते रहे। तो सांप्रदायिक वातावरण के अंदर नेताओं को जब इस तरह की घटनाएं उनके साथ घटित हो रही है तो समझदारी इसी में कि सिक्योरिटी को ग्रहण करें। साथ ही साथ जो लोग संकीर्ण और बीमार मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया की बात करते हैं, एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक्शन तो उधर से ही हो रहा है, ये तो रिएक्शन है, ये तो समाज के अंदर रिएक्शन है। दरअसल समाज बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक हिंदू समाज में बट गया है और जो षड्यंत्र इन सांप्रदायिक शक्तियों ने रचा है, आज उसकी दाल नहीं गल रही है समाज के अंदर। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सभी नेशनल चैनल पे बैठ रहा हूं पिछले 10 साल से, लेकिन आज का जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका इतनी इनमैच्योरिटी के साथ बयान देना, इतनी अपरिपक्वता के साथ बयान देना, लग रहा है कि वो किसी पाठशाला में नहीं पढ़े, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं है, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जिन पे मुझे गर्व होता है, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसे प्रवक्ताओं को जिन्हें अपनी पार्टी को भी डिफेंड करना नहीं आता। ठीक है, नासिर भाई हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर भाई, असदुद्दीन ओवैसी जो आज हमला हुआ उसकी निंदा सभी करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन जो कोशिश है असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है, आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं ये वोटों में बिखराव करने की कोशिश है और बीजेपी को फायदा दिलाने की कोशिश है। क्या माने, क्या वाकई में ऐसा है? मैं आपकी बात को बढ़ाने से पहले मैं बिलाल भाई की एक बात का समर्थन करता हूं कि ये जो सोची समझी साजिश, जैसे इस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता। नासिर भाई आपकी हम चाहेंगे ऑडियो जो है अपने फोन को अनम्यूट कर दें। बीजेपी का अधिकृत कार्यकर्ता है, आप इस बात को भी नहीं डिनाई कर रहे हैं। चलिए आप ये कहिए कि उसकी सोची समझी साजिश है, तो आप ये घटना एक होती है मौके पे हो गई, एक घटना होती है सोची समझी साजिश, उसे ये कैसे पता कि असद साहब यहाँ से निकल रहे हैं, असद साहब यहाँ पर रुकेंगे और फिर उसके ऊपर हमला करते हैं। दूसरी ठीक है, आने के लिए आप उसको गलत कह ही नहीं रहे। आप ये बताइए कि किसी भी राजनेता के ऊपर अगर ये हमला होता है, क्या सही है क्या गलत? आपने एक बार ये नहीं कहा आप प्रतिक्रिया और क्रिया, इसका मतलब आप भावनाओं को भड़का रहे, नौजवानों को भड़का रहे, किस ओर ले जा रहे हैं? आप एजुकेशन से दूर कर रहे हैं लोगों को, शिक्षा से दूर कर रहे हैं, चिकित्सा से दूर कर रहे हैं, खान पान की समस्या से दूर कर दिया आपने। आप उस चीज पे कभी बात नहीं कर रहे, आपने कृपया प्रतिक्रिया की बात कर दी। अरे मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, ये सोच के आप बताओ क्या ये सही हुआ? हम कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ गलत होता, वो किसी भी पार्टी का होता, भले बीजेपी के पार्टी का आदमी होता, मुझे खेद होता, मुझे अफसोस होता। आप एक भी एमआईएम के किसी भी कार्यकर्ता का बता दीजिए आज तक उसने किसी के ऊपर स्याही फेंकी हो, आज तक किसी का उसने अपशब्द कहे हो,
अरे हम राजनीति करने आए, हम सत्ता के सुख भोगने नहीं आए कि किसी की लाश के ऊपर सत्ता का सुख भोगे। आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ थे और कहाँ खड़े हो गए। जैसे अभी बिलाल भाई ने कहा, आप खुद अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कमजोर ना साबित करें, इसलिए आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आप एक बार क्यों नहीं कहते कि ये जो लड़के सचिन और शुभम इन्होंने गलत किया, ये क्यों नहीं कहते? क्या ये सही है? अगर ये घटना आपके साथ किसी ने की होती तो क्या आप ये बात कहते कि क्रिया प्रतिक्रिया? तब आप नहीं कहते, तब आप कहते कि ये मेरे साथ एक सोची समझी घटना की गई है मेरे साथ। भाई प्रवक्ता साहब, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बाद में पहले एक इंसान बन के सोचिए। किसी के साथ घटना हो जा रही है, किसी के साथ मृत्यु हो जाती, क्या कोई भी हो, पहले वो इंसान है, बाद में वो नेता है, बाद में वो राजनेता है। ठीक है अनिल भाई, अब जो ये घटना हुई है, क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको अगर किनारे कर दें, अब इसका इम्पैक्ट जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है आएंगे नासिर भाई आपके पास, आएंगे आपके पास। अनिल भाई से सवाल है। अनिल जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो। ठीक है नासिर भाई आपके पास आएंगे, लौटेंगे, और लोग भी हमारे साथ, और लोग भी हमारे साथ हैं। अनिल जी क्या लगता है, क्या इसका इम्पैक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? किसका खेल गणित बिगड़ सकता है? या फिर नहीं तो मामला कैसा, तीसरी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस माने, बीएसपी माने? बसपा चूंकि बसपा वहां मजबूत रही है और वहां जाटो वोट मजबूत है, और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है, तो वो कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट डालेगा। अभी भले न लग रहा हो, लेकिन बसपा का वोटर नहीं, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और खास करके जाटों की बात करें, जाटो बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो वोट बैंक मायावती का है, पिछले कई चुनावों में ये काफी ज्यादा शिफ्ट हो गया दूसरी पार्टियों में, खासकर बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है। वो 20%, 18, 20, 22% पिछले 3 चुनाव में रहा है। तो ये कहना कि बसपा कमजोर है तो थोड़ा जल्दबाजी या गलत बात होगी। बसपा का वोटर उसके साथ है, वो अगर किसी वर्ग को जोड़ लेती है तो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन ठीक होगा। और हर सीटों पे अलग अलग समीकरण है, तो किसी सीट पे वो सपा को नुकसान पहुंचाएगी। में वो प्रभाव डाले, तो जिसके और रालोद ने जब तो हम ये माने कि बहुजन समाज पार्टी दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है, सपा आरएलडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जी बिल्कुल पहुंचा सकती है। और जो चर्चाएं होती हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश में रहती मायावती, उसे कैसे देखें? ये सब भ्रामक खबरें हैं, झूठ है। उसका कम से कम बसपा का वोटर ये नहीं मानता है कि, और ये परसेप्शन राजनीतिक पार्टियां अपना तैयार करती है जीतने के लिए बनाया जाता है। जैसे ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जाता है, बसपा को भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो सीधा वो जनता देख रही है, वो सब कुछ समझती है, पूछती है। और बसपा का वोट परसेंट आप देखिए, मतलब मैं आंकड़ों की बात करूंगा, सिर्फ ये कहना कि बी टीम है सी टीम है इससे मतलब नहीं होता है।
आंकड़े परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन अभी कहा जा रहा है इस चुनावों में जो पिछला वोटिंग परसेंटेज था 19%, उससे अब ये 10-12 तक चला जाएगा। अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 10-12 तक जाएगा। वो 1-2% ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। और कई सीटों पे बसपा अगर मजबूती से लड़ती है तो दोनों गठबंधन का समीकरण गड़बड़ा सकती है। तो ये माने बीजेपी को भी नुकसान पहुंच सकता है, सपा एलडी के जो गठबंधन के प्रत्याशी उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। अतहर भाई हमारे साथ बने हैं। अतहर भाई, जैसे बीएसपी का जिक्र किया, मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम बसपा आरएलडी का है। अब मायावती भी एक्टिव हो चुकी है, उनको नकारा नहीं जा सकता, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है अपने आप को? क्योंकि पिछले कई दिनों की बात करें तो बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें। क्या स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है? देखिए, आपने एक प्रश्न किया कि जो तमाम लोग छोड़ के जा चुके हैं वो भाजपा में इसलिए गए कि उनको कुछ बचना होगा, कोई फाइल वाइल होगी, इसलिए गए होंगे कि कुछ उनको लाभ लेना होगा, किसी का सिद्धांत से या आइडियोलॉजी से, आदर्श से सरोकार नहीं होगा, वही छोड़ के जाता। लेकिन अतहर भाई समाजवादी पार्टी में भी गए कई ऐसे नेता हैं। उसके बावजूद कांग्रेस की पोजीशन पिछले चुनाव से, हमको उत्तर प्रदेश में सत्ता से हटाए हुए 32 साल हो गए। जनता ने इस बीच सारे दलों को, भाजपा को कई बार, सपा को, बसपा को, सबको देख लिया, सब ऊब गए हैं। अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस का समय ठीक था, हम कांग्रेस की तरफ ही जुड़ना चाहिए। और नौजवान हमारे साथ बहुत जुड़ा है। प्रियंका गांधी जी की मेहनत का नतीजा निश्चित रूप से हमें विजय श्री दिलाएगा। हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और हो सकता है सरकार की स्थिति में हो, ऐसा मेरा मानना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश का जो ये मध्य भाग है, यहाँ बहुत अच्छा है। अतहर भाई, इसमें कोई शक नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत मेहनत करने जमीन पर उतर रही हैं, प्रचार में लगी हुई हैं, और आधी आबादी का जो नारा दिया वो कहीं ना कहीं उसने फर्क डाला है। और अगर प्रभावित ना किया होता तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बाद में प्रयागराज में एक बड़ी रैली की थी महिलाओं के हक में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और तमाम पार्टियां अब महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ा रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार ये कहा जाता है प्रियंका गांधी जो हैं वो 2022 की तैयारी कम कर रही हैं, 2024 को ज्यादा फोकस कर रही हैं। मुझे थोड़ा सा समय दें। ऐसा प्रियंका गांधी जी ने या हमारे कांग्रेस संगठन ने या प्रवक्ता की हैसियत से अतहर नईम ने नहीं कहा आपसे, या किसी और जिम्मेदार आदमी ने नहीं कहा। हवाएं चर्चा में अगर उड़ाई जाती हैं तो ये भाजपा का काम है, उसको हम क्यों कहें, क्या कहें। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने राजनीति का फोकस और थीम बदला है। इस 3 साल से जो मेहनत की है, उन लोगों को जो फाइलों के डरों से घरों में बैठे रहे, वो मजबूरी में 1-आध महीने से अब निकलने लगे। जितनी घटना हुई, चाहे हाथरस की ले लें, कहीं की ले लें, प्रियंका गांधी अकेले दम पे निकली। जो भी अत्याचार पीड़ित समाज पर या कमजोर वर्ग पर या किसी पर भी हुआ, प्रियंका गांधी जी अपनी ताकत के साथ आई और सरकार को विवश किया। पीलीभीत की घटना देख लें, उसमें बहुत बड़ा रोल उनका रहा ये कानून वापस होने में। ऐसे ही तमाम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं पर फोकस और महिलाओं को देने की बात की, तो अब चुनाव में आखिर में दे रहे हो। पूरे समय 5 साल और 8 साल वहाँ आपने कुछ नहीं दिया, आपने शोषण किया, आपने उन पर अत्याचार होने दिया। वो स्वावलंबी बनाना चाहती हैं, मजबूत बनाना चाहती हैं कि राजनीति में सहभागिता महिलाओं की आए, वो मुखर होकर अपनी बात कहें, अपनी लड़ाई लड़ सकें। इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, राजनीति में लड़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ और अपनी बात अपने समाज की यानी महिला समाज की और अपने घर परिवार की बात को दबने नहीं दूंगी, चाहे सरकार कितनी ताकत वाली हो। ठीक है संजय जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं, पूरा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डटा हुआ है, लगा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार जो मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र किया जा रहा है, इसे क्या माने? जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा का वक्त चला और वहां तमाम वर्ग जाति के लोग इकट्ठा हुए। सिर्फ ये नहीं कहेंगे जाट ही वहां मौजूद थे, जाट भी थे, मुस्लिम भी थे, बाकी जाटो तमाम जाति थे। किसानों की जाति पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो एका यूनिटी, जो दंगे के वक्त एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, आज वो सब एक साथ इकट्ठा होकर
सालों साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या ये है एक बार फिर से बिखराव हो? जो जाट लगातार बीजेपी को वोट करता आया 14 से 17 से 19 में, वो फिर एक बार नजर आए? वो नहीं चाहती यूनिटी हो जाट और मुस्लिम की? नहीं, आपने जो कई बातें कही है, जाटों के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई 14 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पहला जाट मुख्यमंत्री किसने बनाया? चौधरी चरण सिंह को जनसंघ ने समर्थन देके जाट मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन संजय भाई, 14 के पहले जो आरएलडी का बड़ा वोट बैंक जाट माना जाता, ज्यादातर आरएलडी को वोट कर रहा था, लेकिन 13 के बाद स्थिति बिगड़ी है। ये तो एक्सेप्ट करिए ना, 13 के बाद जो है जाटों का वोट सीधे बीजेपी में चला गया है। यही देखिए कि जाट को प्रतिनिधित्व कौन देता है, जाट को समर्थन कौन देता है और जाट के साथ विश्वासघात कौन करता है। देखिए, लाठी खाना होगा, डंडा खाना होगा, आंदोलन करना होगा, मौत का सामना करना होगा, तब तो समाजवादी पार्टी और लोकदल के लोग जाट को आगे कर देंगे। लेकिन जाट को जब प्रतिनिधित्व देना होगा, विधानसभा की सीट देनी होगी, प्रत्याशी बनाना होगा, उनके हाथ में सत्ता देनी होगी, तब उनके साथ विश्वासघात कर दिया जाएगा, तब जाटों के बजाय दूसरों पर विश्वास कर लिया जाएगा। तो ये कैसे संभव है कि आप किसी भी समुदाय का, जाति के आधार पर उसका यूज तो करो, आप उसका शोषण तो करो, लेकिन जब उसको रिजर्वेशन देना हो, आगे बढ़ाना हो, उसके पास सत्ता पहुंचानी हो, तब आप उसके पीठ में छुरा भोग दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पीठ में मुलायम सिंह यादव ने छुरा भोंका, तो जब उनको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, नेतृत्व देना होगा, तब भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे होती है, और जब विश्वासघात करना होता है तो समाजवादी पार्टी होती है। हम तो केवल आईना दिखा रहे हैं, जो फर्क है वो फर्क दिखा रहे हैं कि उनके समय में क्या था, हमारे समय में क्या है। और उत्तर प्रदेश में आप बताइए, बसपा की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, किसानों का ऋण क्या माफ हुआ? गन्ने के भुगतान में समाजवादी पार्टी और बसपा की दोनों सरकार, गन्ने का भुगतान अभी भी नहीं हुआ संजय जी, गन्ने का भुगतान अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आप लोग भले ही अपनी पीठ थपथपाएं कि गन्ने का भुगतान मैंने कर दिया, गन्ने का भुगतान अभी पूरा नहीं हुआ है। सुन लीजिए, विश्वास के साथ बोलिए। मैं समझता हूँ शैलेंद्र जी, आप जो बोलेंगे बड़ी गंभीर बात बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के समय में कितना भुगतान हुआ था? भुगतान आपने ज्यादा किया है, नो डाउट, लेकिन आपने पूरा भुगतान कर दिया है। अरे आप एक चैनल पर बैठकर बहस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समय में कितना भुगतान हुआ था? अरे भाई साहब, जितना प्रोडक्शन होगा, उत्पादन अगर आपकी सरकार में ज्यादा हुआ है तो भुगतान तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्पादन करने का कम हुआ है तो भुगतान उस हिसाब से हुआ है। आपकी सरकार में उत्पादन ज्यादा हुआ है तो भुगतान पूरा नहीं हुआ ना। भुगतान आपने ज्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप कहते हैं पूरा भुगतान कर दिया है। आप कहते हैं पूरा भुगतान करने का नहीं हुआ है, इस बात को स्वीकारिए। किसान की बेहतरी हो रही है। किसानों का ऋण तो कांग्रेस सरकार ने माफ किया था, 72,000 करोड़। ज्यादा भुगतान हो रहा है। अगर ज्यादा भुगतान हो रहा है तभी तो वहां का किसान गन्ना उगा रहा है। तो अगर गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है इसका मतलब बेहतरी हो रही है। तो किसानों के साथ जो गलत तरह का प्रोजेक्शन था वो साफ होगा। और आप मानिए कि अभी जो यहाँ आप ये मानते किसान नाराज नहीं है? इस वक्त उत्तर प्रदेश के किसान नाराज नहीं है, पूरी तरह से खुश है, बीजेपी के साथ है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। ये किसी ने किसान सम्मान राशि दी थी और ऐसा सिस्टम बनाया था। अरे आप किसान सम्मान राशि देते हैं, वहां डीजल इतना महंगा कर देते हैं कि बेचारा वो जब सिंचाई करने जाता है तो 100 रुपया लीटर डीजल खरीदता है, वो भूल जाते हैं। तो एक इस कान को मरोड़ो, उस कान, ये कौन सी बात है? आप उस धंधे में करेंगे, इधर से दो उधर से ले लो, ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद जब अखिलेश यादव ऐलान करते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, तो आप आनन फानन में 2 दिन के भीतर आप भी ऐलान कर देते हैं, यूनिट आधा कर देते हैं। इसके पहले 4.5 साल आप कोई दरों में कम नहीं करते हैं। अखिलेश जी कितनी बिजली दे रहे थे आपको पता है? वेस्टर्न यूपी में ट्यूबवेल के कनेक्शन पर प्रतिबंध लग गया था समाजवादी पार्टी के समय में। क्यों? क्योंकि उसको डार्क जोन घोषित कर दिया था। यानी कि वेस्टर्न यूपी में सब हम किसानों पर छोड़ देते हैं। किसानों को क्या लगता है जो 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं, ये नाराजगी खत्म हो जाएगी, या फिर जो अभी भी खरीदारी की बात की जाती है, चाहे धान की है गेहूं की है, ये खरीदारी पूरी 5 वर्षों में हुई है,
और जो खाद है, क्या किसानों को 5 वर्षों में भरपूर खाद मिली है? कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, ये सब किसानों पर छोड़ देते। किसान इसका जवाब वोट से देगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा हम बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है, अब इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब इसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलता है या फिर फायदा नहीं भी मिलता है, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।